अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं साइकोमेट्रिक्स का चैप्टर। वर्ड साइकोमेट्रिक्स कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। साइको मीन स्टडी ऑफ, बेसिकली जिस तरह साइकोलॉजी से वर्ड साइको है तो इट्स सोल और बिहेवियर, जिसको हम समझेंगे कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है साइकोलॉजी। और मेट्रिक्स का मतलब यानी टेस्ट करना, यानी बिहेवियर को टेस्ट करना। साइकोलॉजी की वो तमाम टेस्टिंग की फील्ड जो कि रिलेटेड है एक तरह से मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और दीगर ट्रेड्स को मेजर करने के लिए, उसको हम पर्सनैलिटी टेस्टिंग या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कहते हैं। सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं बल्कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट होंगे, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, आईक्यू मेजरमेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटी के कंस्ट्रक्ट्स और ट्रेड्स हैं उनको मेजर करने के लिए, जैसे डिप्रेशन या एनजाइटी है तो डिफरेंट स्केल्स वगैरह वज़ा किए गए हैं। वो जिन टेक्निक्स के ऊपर वज़ा किए जाते हैं वो सब साइकोमेट्रिक्स में आता है। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज सम स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स। साइकोमेट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, साइकोमेट्रिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट जिसके अंदर आती है। आगे इसकी हम एक और डेफिनेशन ये बनाएंगे कि फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ असेंशली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। बेसिकली लफ्ज़ हमने बिहेवियर ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जो हम ये अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं ये दैट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट इसकी एक और कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास डेफिनेशन आती है। ये सारी डेफिनेशन समटाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी हम शुरू में यहीं से ही स्टार्ट लेते हैं। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट तब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट समझेंगे जब वो ये एस्पेक्ट्स कवर करता होगा। अगर वो ये एस्पेक्ट्स मेजर नहीं करता तो वो बस एक डेली लाइफ की एक एग्जांपल है और उसका एक्चुअल साइकोलॉजी की फील्ड के साथ ताल्लुक़ नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ आइटम्स डिज़ाइन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट पर्टेन टू बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी ओवर्ट और कॉवर्ट। ओवर्ट कोई चीज़ जो विजिबल है और कॉवर्ट जो आउटर हमें विजिबल नहीं है एकदम से। ओवर्ट बिहेवियर इज़ एन इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी एंड कॉवर्ट बिहेवियर टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। यानी इसमें ऐसी तमाम ट्रिक्स आ जाएंगी जिससे हमें किसी पर्सन का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फरेंसेस समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तीन डेफिनेशन है साइकोमेट्रिक की टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन प्रॉपरली जो सारी ये बनी हुई है, ये दो डेफिनेशन हमारे पास आएंगी। जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास, या एक पहली जो चीज़ हम करते हैं साइकोमेट्रिक में वो आती है कि एक अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन सी खसूसियात पाई जानी चाहिए, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट। यानी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर ये चीज़ें फुलफ़िल करता है तब वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। अगर वो इनमें चारों में से कोई भी नहीं कर रहा, फुलफ़िल नहीं कर रहा क्राइटेरिया, तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है ही नहीं। और जितना अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को पूरा कर रहा होगा उतना ही अच्छा वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है एक टेस्ट की वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी लफ्ज़ ऑब्जेक्टिव से निकला है। जैसे पेपर के अंदर आपको पता है ना कि दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो सब्जेक्टिव में हम चीज़ों को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करते हैं और ऑब्जेक्टिव में MCQs, मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो चीज़ जो क्वान्टिफाइबल है ना, जिसको हम डिजिटली मेजर कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास कोई आंसर आता है उसका। जैसे कि अगर हम डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं तो मैं अब स्केल पुट करती हूँ और मेरा आंसर आया है आपका, मैं एग्रीगेट निकाल के कहती हूँ 20 आया है। अब उसका जो 20 होना है ना टेस्ट का, वो क्वान्टिफाइबिलिटी है, उसकी ट्रेट है। अब उसके बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि 20 का मतलब नो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, मीडियम रेंज डिप्रेशन है, क्या है वो हमें बाद में इंटरप्रिटेशन पे आती हैं। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल स्कोर अवेलेबल हो तो वो टेस्ट कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। यानी किसी चीज़ को स्कोर करने का ही हमारे पास तरीका अवेलेबल नहीं है तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कहलाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है, द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स आर ऑब्जेक्टिव एज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनर। कोई भी पर्सन उसको चेक कर रहा है तो वो सेम आंसर तक आ रहा है। जैसे मैं बता रही हूँ कि ट्रू फॉल्स के अंदर अगर आपने सही आंसर किया तो उसे कोई सा भी एग्जामिनर चेक कर रहा है, आपका आंसर सही साबित ही होगा, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो उसमें सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ एग्जामिनर मैटर नहीं करेगी। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिविटी हम साइकोलॉजी में कैसे ऑब्टेन करते हैं? जैसे मैं बता रही हूँ कि दरअसल सबसे आसान आंसर जो इसकी बात को समझना है ना वो ये है कि जो वो टेस्ट है ना वो कोई एक क्वांटिफाइबल स्कोर हमें प्रोवाइड करता हो इन दी एंड। ठीक है, उसके पास हमारे पास कोई स्कोरिंग आती हो उसकी आखिर में।
इसमें यहाँ पर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है, अ टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन द एग्जामिनर वर्ड्स एंड एक्शन द अपरेटस द स्कोरिंग हैज़ बीन फिक्स्ड, जब हमने ये चीज़ें फिक्स कर ली हुई हैं कि हमने किस तरह से इसको स्कोर कैसे करना है और इसको हमने किस तरह से चेक कैसे करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर ना एक एक लाइन समझनी है, जहाँ पर ये 3 बुलेट्स बनी हुई हैं। यूनिफॉर्म एंड स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पहले इंस्ट्रक्शंस सिमिलर हों, सब लोगों को एक ही तरह का बात हम बताएं। आइटम्स आर यूनिफॉर्मली स्कोर्ड, हमने स्कोरिंग बिल्कुल एक ही तरह से की हुई है। नॉर्म्स एंड ऑफ परफॉर्मेंस आर बेस्ड अपॉन अ पॉपुलेशन सैम्पल दैट हैज़ बीन साइंटिफिकली सेलेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट। हमने जो बाद में नॉर्म्स वगैरह बनाई हैं वो भी हमने पॉपुलेशन जो हमने ली है उसमें वो सेम होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आखिरी पॉइंट अगर आप रहने देते हैं और पहले 2 लिख देते हैं ना कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्म स्कोरिंग, तो ये सफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं ये हम स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ जो पहले 2 पॉइंट्स हैं ये आप ऐड किए रखेंगे इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, it should be objective, it should be numerically scored, it should have uniform instruction and we can score it uniformly। ये 3-4 लाइनें जो मैंने अभी बोली हैं ये आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड, जब एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, हमने उसको यूनिफॉर्मली स्कोर कर लिया तो हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करने निकलते हैं, ये अगला एस्पेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ये। लफ्ज़ स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मयार होना, यानी देख रहे हैं कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म का हमने मटीरियल इस्तेमाल किया इसमें। अब स्टैंडर्ड क्या है कि एक घटिया क्वालिटी है और ये एक आला क्वालिटी है और ये किसी आला क्वालिटी को मैच करता है, गुड स्टैंडर्ड है। या कोई चीज़ हम इवन कितनी जगहों पर ये लफ्ज़ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, हमारा कॉलेज बड़े ही अच्छे स्टैंडर्ड का है, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम दी जाती है, तो स्टैंडर्ड है मयार। तो दरअसल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसके पास ना मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक स्केल अवेलेबल होगा जिसमें चीज़ों को बताया जा सकेगा कि वो घटिया हैं, उम्दा हैं या किसी मिडल रेंज में बिलोंग करती हैं, डिप्रेशन हाई है, लो है या किसी मिडल रेंज का डिप्रेशन है। और ये हम कैसे अप करते हैं, जैसे आपको कोई भी हमने एस्पेक्ट मेजर करना है तो हमारे पास ना एक नॉर्मल रवैया हो कि नॉर्मल क्या है बीच में, तभी पता चलता है ना कि ये जो मटीरियल है ये अच्छा है या ये घटिया क्वालिटी है। जब हमें नॉर्मल पता है कि नॉर्मली ये इतना ही है, इतना तो सब नहीं किया हुआ है। ऐसा ही होता है ना, कहीं घर बन रहे हैं, हमने कहा है कि हमने बड़ा अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया, बड़ा हमने ये क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि आम तौर पर एक मिडल रेंज अवेलेबल है जो आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और ये वो चीज़ है जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और हमने बड़ी महंगी ली है और इसमें कुशाइन और इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ये ख़राब नहीं होती है, ये बड़ी ड्यूरेबल है, इस तरह हम बताते हैं। सेम वे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी हमारे पास एक पैमाना होता है जिसमें हम किसी भी बिहेवियर को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कम कैटेगरी है, ये हाई कैटेगरी है और ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रिंग और स्कोरिंग द टेस्ट, ये देखा ये ऑब्जेक्टिविटी में भी होता है। इफ़ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी कंपेरेबल, टेस्टिंग कंडीशंस मस्ट ऑब्वियसली बी द सेम फॉर ऑल, ये लफ्ज़ हमने ऐड करना है। तमाम लोगों के लिए टेस्टिंग कंडीशंस सेम होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्टिंग कंडीशन, द टेस्ट इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ईच न्यूली डेवलप्ड टेस्ट। अच्छा, लफ्ज़ में अब बता रही हूँ डिफरेंस क्या है, दोनों की ना बहुत वर्ड्स मैच करते हैं। ये जो बुक है ये फरहंदा शहनाज की, इसके अंदर ना ये इसमें से ये सारा मटेरियल है, लेकिन बैक इन दी माइंड ये याद रखना है ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ न्यूमेरिकल स्कोर का आ जाना है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग तक रिलेटेड है ऑब्जेक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन आगे हमें इंटरप्रिटेशन में चाहिए होती है, इसका ताल्लुक इंटरप्रिटेशन से है। स्टैंडर्डाइजेशन की स्पेशलिटी नॉर्म्स होते हैं, लफ्ज़ नॉर्म्स का लफ्ज़ निकला है नॉर्मल से, यानी हमें नॉर्मल रवैया पता हो, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारी क्या रस्म रवाज हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल समझी जाती हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में नॉर्म्स का मतलब ये है कि देयर शुड बी अ नॉर्मल रेंज ऑफ स्कोर्स फॉर द टेस्ट। और अब हम कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, जैसा कि अगर BDI का जो टेस्ट है उसमें अगर हमारे पास आंसर आता है, मसलन मेरे पास 20 स्कोर आता है, तो अब ये नो डिप्रेशन रेंज में फॉल करता है, क्योंकि जो नॉर्मल एक आता है स्कोर वो समझो 22 से कम है। तो समझो ये हम और समझना चाहें, जैसे फिज़िक्स में ना SI यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स फिज़िक्स में, तो जितना भी हमारा वेट, हाइट, ये सारे पैमाने हैं ना वो उसी के साथ कंपेयरेबल हैं, कि दुनिया में कहीं भी 1 किलो वेट का वही मतलब है जो कि हमारे पाकिस्तान में है, वही दूसरी जगहों पे होगा, तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। ऐसा ही है ना, सेम वे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी हम टेस्टों में ना एक नॉर्मल समझते हैं रेंज ऑफ बिहेवियर के, ये नॉर्मल है और इससे कम या ज़्यादा जो है वो कंपेयरेबल है। तो ये लफ्ज़ नॉर्म
नॉर्मल से निकला है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ नॉर्म इज़ द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज क्या है हमारे पास एक आ जाती है, अ नॉर्म इज़ द एवरेज और टिपिकल स्कोर ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट मेड बाय अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट enable us to rank an individual's performance relative to his own and other age or grade groups, relative comparable। यानी एक पर्सन की जब हम टेस्ट के अंदर नॉर्म्स निकाल लेते हैं ना, फिर हमें कंपेरेबिलिटी मिल जाती है कि एक पर्सन दूसरे लोगों से कितना कम या ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल। अच्छे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट मल्टीपल नॉर्म्स तैयार करते हैं। वो कैसे? मसलन एक मेरे पास ना एक क्वेश्चनर है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, स्टैक्सी कहलाता है, स्टेट रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंट्री, ठीक है। अब वो एंगर मैयर करने का पैमाना है। अब उसमें क्या है कि उसमें ना मुख्तलिफ कैटेगरीज आगे नॉर्म्स की बनी हुई हैं। नॉर्मल रेंज की फ़ीमेल जो 18 to 25 हैं उन्हें कितना गुस्सा आता है। अब आपका अगर आप 18 to 25 ईयर्स की फ़ीमेल हैं तो आप उस ग्रुप में जाएंगी और देखेंगी कि आपका जो स्कोर आया मसलन वो 18 आया है, तो आप देखती हैं कि नॉर्मल रेंज की जो ख़वातीन है उनकी रेंज लिखी हुई है एंगर की 20 to 25, तो आपका 18 आया, तो उसका मतलब है कि आप नॉर्मल फीमेल से जो आपकी एज ग्रुप की हैं उनसे कम गुस्सा करती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपका स्केल अगर 20 से 30 आता है तो अब हमें पता चलता है कि नॉर्मल आपकी एज की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका अगर 25 और आपका 30 है तो आप आम लोगों से 5 पॉइंट ज़्यादा जो है वो गुस्सा करती हैं। इस तरह ना उसके अंदर एज के हवाले से, एज रेंज के हवाले से 18 to 25 फीमेल, 18 to 25 मेल, आगे 25 to 55 फीमेल, 25 to 55 ईयर्स ओल्ड मेल। इस तरह साइकाइट्रिक पॉपुलेशन, हाउसवाइफ्स, उसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और इस तरह डिफरेंट किस्म की नॉर्म्स अवेलेबल हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए हैं और उनके ऊपर ना ये किया क्या गया था कि टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके बाद ना एक देखी जाती है कि एवरेज क्या निकली है, तो जो एवरेज स्कोर आता है ना वो हम नॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, फीमेल मेल का गुस्सा करने का एक्सप्रेशन अलग होता है। इसी तरह से हाउस वाइफ या वो लोग जो बाहर जाते हैं, इसी तरह अर्बन और रूरल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। तो ये सारे ना स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल्स कहलाते हैं जो हमने किसी एक पॉपुलेशन से लिए हुए हैं। मसलन हमने ये चेक करना है कि स्टैक्सी का स्कोर साइकाइट्रिक पॉपुलेशन में कितना आता है, तो अब हमारी पॉपुलेशन साइकाइट्रिक इंडिविजुअल्स होंगे जो किसी एक हेल्थ फैसिलिटी में आ रहे हैं, तो हमने उनके ऊपर वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया और एवरेज निकाल ली, तो हमें एक एवरेज परफॉर्मेंस मिल गई, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का अगर हमने निकालना है तो हम उनका निकालेंगे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो इनकी एज रेंज इधर से इधर थी और वो इनका जो एकेडमिक लेवल था, ग्रेड था, वो ये था, उनमें नॉर्मल ये जो हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया उनका ये स्केल आया। अब अगर हम किसी थर्ड पर्सन का करते हैं तो हमें कंपेरेबल है कि आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका जो आया है एंगर का एक्सप्रेशन वो 20 आया है, लेकिन नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका 18 तक है, तो आप 2 पॉइंट ज़्यादा गुस्सा करते हैं नॉर्मल लोगों से। यानी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास कंपेरेबिलिटी बन जाती है और नॉर्म्स से हमारे पास एक एवरेज परफॉर्मेंस निकल आती है और हम उस एवरेज परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि हम उनसे कितने ज़्यादा या कितने कम हैं। तो इस तरह से हमने तमाम इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, इस तरह पर्सनैलिटी के अलावा जितने ट्रेड्स हैं हमारे डिफरेंट, एंगर का हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो जब तक हमारे पास एक नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर नहीं होगी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये याद रखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बेसिकली हम नॉर्म्स ड्रॉ करते हैं, यही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज सेट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड इफ़ इट हैज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स अवेलेबल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल की? वही जो आमतौर पर किसी भी सैंपल और पॉपुलेशन का रिलेशनशिप होता है कि दरअसल अ सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन। हमने बहुत ज़्यादा इसमें से याद नहीं करना, पहली लाइन में रीड कर देती हूँ जितनी हमने पढ़नी है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टेबल ऑफ नॉर्म्स विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल हु मेक अप द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टैंडर्डाइजिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट द नॉर्म्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द पॉपुलेशन सैंपल। ये लफ्ज़ याद रखना है हमेशा, बल्कि सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल के लिए नहीं, किसी भी सैंपल की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अ सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ टेकन। यानी अगर हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जो नॉर्म्स ड्रॉ करनी है तो हमने कोई ना कोई रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है जिससे हमने सैंपल कलेक्ट किया। ऐसे नहीं ऐसे ही गैलप सर्वे कर लिया जाके जिस जो हाथ आया उससे को क्वेश्चनर करा के हमने घर आ गए हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड
फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, तो वो इसकी एक करेक्टरिस्टिक होगी। अच्छा, आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, रॉ स्कोर क्या होता है। अक्सर ये होता है कि हम ना जब कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो हमारे पास एक रॉ स्कोर आता है, यानी एक फुल एग्रीगेट आता है। मसलन मैंने स्टैक्सी एडमिनिस्टर किया तो मेरे पास एक पहला एक जनरल जो एग्रीगेट आया ना 0 1 2 3 जो भी उसकी रैंकिंग है आगे बनी हुई लिकर्ट स्केल के अलॉन्ग, वो मैंने कैलकुलेट की और आखिर में मेरे पास 107 मसलन एक स्कोर आ गया, तो वो 107 एक रॉ स्कोर है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूँकि डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एक ही तरह की चीज़ मैयर कर रहे हैं ना, उनमें डिफरेंट आंसर आएगा, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, स्टैंडर्ड नहीं बना पाएंगे। तो हम ये करते हैं कि हम ना स्टैट्स के प्रोसीजर्स के जी स्कोर, टी स्कोर, परसेंटाइल, रैंक्स, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और एक ना स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज रेंज हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो रॉ स्कोर है ना वो इसी तरह ये कि जैसे एक खाम मटेरियल है और उसमें से हमने भी कुछ आंसर नहीं निकाला, जैसे हमने बिरयानी पकानी है तो हमने चावल और दाल और ये चीज़ें लाकर रख ली हैं और अभी हमने पकाई नहीं है, तो इसी तरह से रॉ स्कोर एक ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ स्कोर्स आएगा जो कि एक उसमें से आया है हमारे पास ना, टेस्ट की ओवरऑल एक परफॉर्मेंस आई है। जब तक हम उसे कंपेयर नहीं करते हैं ना टेबल, अप्रोप्रिएट टेबल में जाकर, नॉर्म्स के अंदर जाकर, तो उससे पहले वो रॉ स्कोर हमारे किसी काम का नहीं होता, बस हमारे पास एक न्यूमेरिकल स्कोर आ गया हुआ है। तो इसका जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है, द डायरेक्ट काउंट और मैयर ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द रॉ स्कोर। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स हम कितने तरीके से ड्रॉ करते हैं। नॉर्म्स हम ड्रॉ करते हैं ये उसकी मेंटल एज के हिसाब से, ग्रेड नॉर्म्स और ऑर्डिनल स्केल। तो यहाँ से अब पहले आते हैं, इनकी नेम्स हम पढ़ लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर यूज्ड इन टेस्टिंग, डेवलपमेंटल नॉर्म्स एंड विद इन ग्रुप नॉर्म्स। ये 2 लफ्ज़ याद रखने। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स क्या हैं? डेवलपमेंटल नॉर्म्स का मतलब ये है कि किसी भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर ली हुई है, मसलन एज के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बता रही थी कि स्टैक्सी जो है, स्टेट रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंट्री है जो, उसमें डेवलपमेंटल नॉर्म्स क्या होंगी कि हमने एज के अकॉर्डिंग, मसलन छोटे बच्चे अगर हम शामिल करें तो हमने उसमें हमने एज रेंज बना ली है, या फिर जैसे इसमें 18 to 25, 25 to 45, 45 to 65, इस तरह अगर हमने कर लिया तो ये डेवलपमेंटल पीरियड के अलॉन्ग हमने नॉर्म्स ड्रॉ कर लिए और हमने उस ग्रुप उसको पॉपुलेशन मान लिया है बेसिकली एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हम उसमें से सैंपल ड्रॉ किए हैं। विद इन ग्रुप नॉर्म्स होंगे जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग, के ख़वातीन का ख़वातीन से कंपैरिजन, कॉलेज स्टूडेंट का कॉलेज स्टूडेंट से कंपैरिजन, इस हाउसवाइफ्स का हाउसवाइफ्स के साथ कंपैरिजन, साइकाइट्रिक पॉपुलेशन का साइकाइट्रिक पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन। तो वो विद इन ग्रुप यानी ग्रुप के अंदर जो नॉर्म्स हैं। डेवलपमेंटल नॉर्म्स जो हैं, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हम कैटेगराइज कर लेते हैं डेवलपमेंटल ईयर्स के अलॉन्ग, तो वो आती हैं हमारे पास मेंटल एज, ग्रेड नॉर्म्स एंड ऑर्डिनल स्केल। मेंटल एज है किसी बंदे की, कि ये लफ्ज़ एल्फ्रेड बीने ने कॉइन किया था फर्स्ट टाइम मेंटल एज, कि एक हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है कि जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की है कि हम कितने साल के हो चुके हुए हैं, और एक हमारी मेंटल एज है कि ज़रूरी नहीं हम जितने साल के हैं हमारा ब्रेन भी उसी के मुताबिक ही एवरेज लोगों के साथ उतना ही बड़ा हो रहा है, बल्कि उसकी स्पीड हमारी ज़्यादा या कम हो सकती है अपनी एज के नॉर्मल लोगों से, तो ये मेंटल एज कहलाएगी। यूजुअली जितने हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं इनमें हम मेंटल एज ड्रॉ करते हैं। अब अ चाइल्ड स्कोर ऑन द टेस्ट वुड कॉरिस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट लेवल ईयर लेवल दैट ही और शी सक्सेसफुली कंप्लीट्स। अगर हमने किसी बच्चे पे इंटेलिजेंस टेस्ट लगाया है तो हो सकता है वो 6 साल का है, लेकिन उसने एक 8 साल तक के बच्चे का जो लेवल है वो अचीव कर लिया, तो हम कहेंगे कि इसकी मेंटल ये है तो 6 साल का, लेकिन इसकी मेंटल एज एक 8 साल के बच्चे जितनी है, ठीक है। तो इस तरह हम मेंटल एज हमारी उस पर आएगी कि हमने पहले एक एवरेज परफॉर्मेंस निकाल ली है एज के हिसाब से, उसके बाद हम किसी पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अपने एवरेज लोगों से ये आउट परफॉर्म कर रहा है या लो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से ग्रेड नॉर्म्स जो हैं ये क्लास वाइज होंगे, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो वो ग्रेड नॉर्म्स हैं कि एक पर्सन अपनी ग्रेड के हिसाब से, अपनी जो एकेडमिक ईयर्स के हिसाब से अपने बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कम परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल्स कम यूज़ होते हैं साइकोलॉजी में कंपैरेटिवली। ऑर्डर से ये लफ्ज़ निकला है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम उसकी एक कंपैरिजन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, दी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल नॉर्म्स आर ड्राइव्ड इन चाइल्ड साइकोलॉजी, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स बिहेवियर हेल्प टू डेवलप सच नॉर्म्स, फंक्शंस ऑफ विच आर टिपिकल to different age level, whether motor, sensory, linguistic, communication or concept formation are categorized and considered as ordinal scale। तो उनको हम ordinal scale समझते हैं।
ऑर्डिनल स्केल्स, ये मैं लास्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द स्टेज रीच्ड बाय द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर फंक्शंस. Although scores may be reported in terms of approximate age level, such scores are secondary to a qualitative description of child's characteristic behavior. The ordinality of such scales refer to the uniform progression of development through successive stages. These scales typically provide information about what the child is actually able to डू. ऑर्डिनल स्केल्स चाइल्ड साइकोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर. जैसे मैं बता रही हूँ कि हम सबसे ज़्यादा विद इन ग्रुप नॉर्म्स सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वाली जो नॉर्म्स हैं ये डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से होती हैं. जैसे मेंटल एज इज़ टिपिकल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रेड नॉर्म्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट और इस तरह के रिलेटेड टेस्ट में ये यूज़ होता है. और ऑर्डिनल स्केल में हम डिफरेंट, जब हमने एस्पेक्ट्स मेजर करने हैं साइमल्टेनियसली कि एक बच्चे की सेंसरी मोडेलिटी कैसे काम कर रही है, लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी कितनी काम कर रही है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे काम कर रही है, तो हम एक ही टाइम पे उसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स में मेजर कर रहे हैं तो हम ऑर्डर ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से हमारे पास एक बार ग्राफ सा बन जाता है. ये भी बहुत कम यूज़ होता है. अच्छा, विद इन ग्रुप नॉर्म्स जैसे मैं बता रही हूँ साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं, जो नॉर्म्स हम यूज़ करते हैं वो विद इन ग्रुप नॉर्म्स हैं. कि एक पॉपुलेशन है, एक सर्टन पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन है जो हाउसवाइफ्स हैं सिर्फ, या वही बात है कि सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से हमने कंपैरिजन ड्रॉ कर लेना है तो विद इन ग्रुप नॉर्म्स कहलाएगा. जैसे ख़वातीन का ख़वातीन से, और ये सारी बात है. इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इसके अंदर विद इन ग्रुप नॉर्म्स में हमारे पास आते हैं तरीका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें सारी एवरेजेस आ जाएंगी, जैसे कि जिसमें हम मीन, मीडियन